व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर एक बहुत सारे ऑसिलेटर्स होते हैं। हमको पता है कि ऑसिलेटर एम्पलीफायर से डिफरेंट कैसे होता है। बेसिकली आपको पता होगा जो एम्पलीफायर्स होते हैं, एम्पलीफायर ही होता है ऑसिलेटर। इसमें दो चीजें हो जाता है। एक तो आपको पता है पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है आपका, पॉजिटिव फीडबैक, और दूसरा आपको मालूम होगा बार्क-हासन क्राइटेरिया होता है। बार्क-हासन क्राइटेरिया, यदि दो चीजें हो जाने से कोई भी एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है। बार्क-हासन क्राइटेरिया में ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है, और दूसरा क्या हो जाता है कि जो आउटपुट और इनपुट में फेज डिफरेंस है वो या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर एक देखेंगे आपका ऑप-एम्प बेस्ड सर्किट है, एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और एक वीन्स का स्टैंडर्ड ब्रिज है। वीन ने सजेस्ट किया था, तो वीन ब्रिज स्टैंडर्ड के साथ आप देखें कोई भी ब्रिज में नॉर्मली चार आपके आर्म्स होते हैं। तो पहले दो आर्म्स में R3 और R4 है, और बाकी जो दो आर्म्स में देखेंगे एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RC है। तो इसको एक स्टैंडर्ड वीन ब्रिज ने सजेस्ट किया था। और बाकी आप देखेंगे कि दो एम्पलीफायर आप देखेंगे Q1 और Q2, स्टैंडर्ड कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, दूसरा भी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। बाकी यदि आप C4 को देखेंगे तो कपलिंग के लिए यूज हो रहा है। यहाँ R5 की बात करेंगे तो सेल्फ बयास दे रहा है आपका, सॉरी बयासिंग दे रहा है, फिक्स्ड बयासिंग प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर आप R7 और R8 की बात करेंगे तो ये आपका इस सर्किट में वोल्टेज डिवाइडर बयास प्रोवाइड कर रहा है। बयासिंग क्यों देते हैं आपको पता है, ताकि ट्रांजिस्टर में स्टेबिलिटी हो। तो इन दोनों कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को यूज करने का क्या फायदा है, आपको पता है हर एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में 180 डिग्री और 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो 180 डिग्री 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। कोई भी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में काम करता है, नहीं तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। तो ब्रिज का जो फेज डिफरेंस है, फेज जो डिफरेंस होता है हमेशा 0 डिग्री। तो टोटल यदि काउंट करेंगे तो 0 डिग्री, 180 और 180। और सबसे अच्छी बात है कि फीडबैक है कि नहीं। आप देखिए फाइनल जो आउटपुट स्टेज है, आप देखेंगे C3 के होते हुए इनपुट में जा रहा है नेटवर्क के। तो फीडबैक कैसे डिफाइन करते हैं, आउटपुट ऑफ फाइनल स्टेज इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द स्टेज। ये रहा आपका वीन ब्रिज का स्टैंडर्ड सर्किट। और काम कैसे करता है आपको पता है, ये फीडबैक है, एक एम्पलीफायर है, फीडबैक पाथ होता है। और फीडबैक हमेशा याद रखिएगा, जब कोई एम्पलीफायर ऑसिलेटर की तरह काम करेगा तो पॉजिटिव फीडबैक होगा। एक्चुअली जो एक्सप्रेशन होता है ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा, ए जो फीडबैक गेन होता है ए डिवाइडेड बाय 1 - AB। तो एक कंडीशन होता है 1 - AB इक्वल 0, या अपन ऐसा बोलते हैं मॉड ऑफ AB इज इक्वल टू 1। तो उस केस में आपका गेन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सो एम्पलीफायर स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ये तभी संभव है पॉजिटिव फीडबैक हो, AB इक्वल्स 1 हो और फेज डिफरेंस 0 डिग्री या इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो। तो आरसी नेटवर्क को यूज करेंगे तो साइन वेव आउटपुट में देंगे। लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जनरली 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज के बीच में यूज करते हैं इसको। इट यूजेस वीन्स ब्रिज और पॉजिटिव फीडबैक। आपने देखा था पिछले सर्किट में वीन्स का ब्रिज है और पॉजिटिव फीडबैक, एंड इट गिव्स हाईली स्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड डज नॉट वेरी विद सप्लाई और टेम्परेचर वेरिएशन। तो सप्लाई में भी चेंज होगा, टेम्परेचर में भी कोई चेंज होगा तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। अच्छी बात यह है कि बहुत स्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। ऑफ कोर्स लो फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है लेकिन स्टेबल फ्रीक्वेंसी मिलता है। अब हम बात करते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होता होगा। जब भी हम किसी ऑसिलेटर की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम निकालते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, किस पर डिपेंड करता है। और ऑसिलेशन कंटिन्यूड रहे, सस्टेन्ड ऑसिलेशंस रहे। एक बार एम्पलीफायर स्टार्ट कर दिया ऑसिलेट करना, लेकिन ऑसिलेशंस लगातार बने रहना चाहिए। टू सस्टेन द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन, व्हाट इज द कंडीशन, दो चीजें होता है। पहला गेन का या फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन क्या है, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, और तीसरा दूसरा कि वो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली सस्टेन करता रहे, उसकी कंडीशन क्या है। तो कैसे काम करेंगे ये सर्किट मैंने बताया। अब बड़ा सिंपल है, कोई भी ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में काम करता है। बैलेंस कंडीशन का फंडा क्या आपको, Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4, वेरी सिंपल। तो एक तो हो गया R3 और एक हो गया R4। तो हम बोलेंगे R3 डिवाइडेड बाय R4। और इसका इंपिडेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज RC का आपको पता है, R प्लस R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय J ओमेगा C1। और पैरेलल का आप पैरेलल निकालेंगे Z1 Z2, मतलब R2 multiplied by 1 upon j omega C2 divided by R2 plus 1 upon j omega CT। तो ये आपका Z3 और Z4 निकल जाएगा। इसको निकालेंगे, आप देखेंगे क्या होता है। आप देखेंगे कैसे निकाला जाता है, ये रहा मैं जो बोल रहा था, R3/R4 डिवाइडेड बाय, ये देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आपको मैं बोल रहा था ना, Z1/Z2 इज इक्वल टू Z3/Z4। Z3/Z4 क्या है यहाँ, R3/R4 है, तो वही कर रहे हैं वो। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया आपको मल्टीप्लाई करने से, और उसके बाद फिर इमेजिनरी और रियल पार्ट एक कर लिया।
और अब जब देखेंगे एक्सप्रेशन आपको a प्लस जे बी इक्वल्स 0 आया, इसका मतलब क्या होगा, आपको रियल पार्ट को भी 0 करना पड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि आगे कुछ है नहीं, 0 प्लस जे 0 है। तो इसीलिए जब आप इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे तो दो चीजें आएगा, एक तो एक कंडीशन फॉर ऑसिलेशन देगा और दूसरा जहां पर ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल जाएगा। देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई किए, इसको जब इक्वल्स टू 0 करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा और ओमेगा की वैल्यू ये है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपका 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2। यदि R1 और R2 बराबर हो, C1 और C2 बराबर है, तो क्या बोलेंगे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, C1 इज इक्वल टू C2 इक्वल टू R। उस केस में फार्मूला कितना हो जाएगा 1/2 पाई RC। अब दूसरा मैं बोल रहा था, इसको यदि हम इक्वल्स टू 0 करेंगे तो आपको एक कंडीशन आ जाएगा R3 इज इक्वल टू 2R4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कंडीशन फॉर सस्टेनेशन, सस्टेनिंग द ऑसिलेशन। सो 1 इतना फ्रीक्वेंसी मिल गया, किस पर डिपेंड कर रहा है R1 R2 C1 C2 में, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कंटिन्यूटी बना रहे, वो कैसे होगा, तो वो बने रहने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि R3 की वैल्यू मिनिमम 2 टाइम्स ऑफ R4 लेना पड़ेगा, तब वो ऑसिलेट करेगा। तो मैं कंडीशन की बात कर रहा था, यदि हम एग्जैक्टली एम्पलीफायर में जाएंगे और उसको पुट करेंगे तो ए की जो वैल्यू है, एक्चुअली आता है ए की वैल्यू जब डेरिवेशन करेंगे, हम डेरिवेशन यहाँ नहीं कर रहे हैं 1 + R3/R4, और आपने देखा R3 और R4 का रिलेशन पिछले उसमें क्या बोलते हैं पिछले स्लाइड में, तो उसको रखेंगे तो 3 आएगा। मतलब किसी एम्पलीफायर को यदि विन ब्रिज एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहें तो कंडीशन क्या होगा, मिनिमम कंडीशन ये होगा कि आपका जो गेन है वो 3 होना चाहिए, 3 से कम वाले को आप नहीं ले सकते। फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन वोल्टेज गेन मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, नहीं तो फिर वो सस्टेनेंस नहीं हो पाएगा, ऑसिलेट तो करेगा लेकिन सस्टेनेंस नहीं हो पाएगा। एक एग्जांपल है, आर और सी की वैल्यू यदि इतना इतना है तो 7.9 किलो हर्ट्ज आता है 1/2 पर। इस तरीके से कंटिन्यूअस ऑसिलेशन तब मिलेगा जब गेन जो है मिनिमम या तो 3 हो या 3 से ऊपर हो, नहीं तो नहीं मिलेगा। एडवांटेजेस हैं, इट प्रोवाइड्स वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज दैट कैन बी अचीव बाय वेरिंग C1 एंड C2 साइमल्टेनियसली। आपने देखा था C1 C2 R1 R2 को वेरी करेंगे तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स, तो ओवरऑल गेन अच्छा रहता है और इसलिए 3 अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। इंटरफेरेंस यदि रहेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह के कारण इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी सर्किट में इंडक्टर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, कंप्लीट ये आरसी ऑसिलेटर है, इसलिए कोई इंटरफेरेंस वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस हैं, ड्यू टू एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आउटपुट इज लिमिटेड। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी नहीं मिलता इसमें, ये मिडिल या लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। और दूसरा आपने देखा था कि एक क्राइटेरिया है, यही एम्पलीफायर वही एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं जिसका जो वोल्टेज गेन है 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो ये रहा आपका विन ब्रिज ऑसिलेटर। विन ब्रिज ऑसिलेटर एक मीडियम फ्रीक्वेंसी या लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की तरह यूज करते हैं। स्टेबल ऑसिलेटर है, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छा मतलब कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं मिलेगा, यदि आर और सी में वेरिएशन होगा, हमें पता आर और सी में वेरिएशन होगा, एम्पलीफायर के गेन वगैरह में वेरिएशन होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन में फर्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें विन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में काम करता है और बैलेंस कंडीशन के कारण आपको दोनों डेरिवेशन मिल जाता है, पहला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और दूसरा क्या मिल जाता है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, और आपका विन ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।